जंग रुकने के बाद अब दोबारा बयानात का सिलसिला शुरू हो गया है। अच्छा, जब ये जंग हो रही थी तो उस दौरान तो हमेशा से ईरान के ऊपर यूएस की तरफ से और यूरोपीय यूनियन की तरफ से यही एक बड़ा कांस्टेंट वॉच है। वो ये कहते हैं कि न्यूक्लियर एनरिच कर रहे हैं ये, और ये न्यूक्लियर बॉम्ब की तरफ जा रहे हैं, तो हमें इनको रोकना है। ईरान को सैंक्शंस का भी सामना करना पड़ा। अच्छा, जंग के बाद, जंग के दौरान भी यूएस प्रेसिडेंट ये कह रहे थे कि हमें रिजीम चेंज करनी है। ईरान के लोगों को वो अलग कर रहे थे ईरान की क़यादत के साथ, लेकिन खैर रिजीम चेंज तो नहीं हो सकी। थोड़ा सा बैक ट्रैक उन्होंने किया और उन्होंने कहा कि ईरान के साथ मुआहदा करेंगे। तिजारत की बात वो सारे मुल्कों से करते हैं, लेकिन अब यूरोपीय यूनियन के जो ममालिक हैं, बड़े बड़े ममालिक हैं, और यूएस भी, अब वो जोर दे रहे हैं कि न्यूक्लियर मुआहदा होना चाहिए ईरान के साथ। और अगर ये मुआहदा, और उसकी डेडलाइन भी उन्होंने दे दी है कि 5 अगस्त तक ये मुआहदा, अगस्त के महीने तक ये मुआहदा हो जाए। और अगर ऐसा नहीं होता, यानी ईरान इस मुआहदे पर अग्री नहीं करता, तो फिर ईरान के ऊपर 2015 वाली जो सैंक्शंस थी, उससे पहले वाली वो सैंक्शंस दोबारा लगा दी जाएं। अच्छा, इन सैंक्शंस के मामले पर और मुआहदे से मुताल्लिक ईरान का तो वाज़ेह तौर पर मौक़िफ़ सामने आ गया। उन्होंने कहा कि अगर हमें रोका गया, क्योंकि हम हमेशा, ईरान का मौक़िफ़ यही है ओवर द ईयर्स, आप देखें, उन्होंने कहा कि पॉजिटिव पर्पसेस के लिए ही हम इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी ये जो एनर्जी है, और न्यूक्लियर एनरिच करना हम छोड़ेंगे नहीं। मुआहदे से अगर आप ये चाह रहे हैं कि हम रोक देंगे, तो हम इसको रोकेंगे नहीं, मुआहदा ख़त्म हो जाएगा, लेकिन हम इस मामले को रोक नहीं सकते हैं, और वो जंग के तौर पर तस्वुर किया जाएगा। और जैसे रिटेलिएट किया ईरान ने, वो आप सबने देख ही लिया कि इसराइल का बड़ा नुकसान हुआ। तो इस बदलती सूरत हाल में फिर रशिया का किरदार, और फिर चाइना, और फिर भारत का किरदार, इस बदलती सूरत हाल पर ज़रा हम तज्जिया लेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं ईरानी जर्नलिस्ट जॉन हुसैन साहब। जॉन साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया राइजिंग शाइन में। सुबह सवेरे उठ के आना पड़ा आपको। कैसे आप? ठीक ठाक हैं? थैंक यू फॉर हैविंग मी, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। अच्छा, आगाज गुफ्तगू का ऐसे ही करते हैं कि ये जंग के बाद हम ये समझ रहे थे कि जरा वाटर, थोड़ी सी सूरत हाल जरा न्यूट्रलाइज होने जा रही है, या फिर मुज़ाकरात की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन अब ये हालिया बयानात कि डेडलाइन का आ जाना, और फिर ईरान ने बड़े सख्त बयानात इस डेडलाइन पर देना, किस तरफ सूरत हाल जाती देख रहे हैं आप? देखिए, सूरत हाल बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है ये। सूरत हाल जो मैं जाता हुआ देख रहा हूँ, ये देख रहा हूँ कि कभी भी ईरान के ऊपर से प्रेशर नहीं हटेगा, क्योंकि जो असल मकसद है यूनाइटेड स्टेट्स का और इसराइल का और पूरी वेस्टर्न पावर्स का, वो ईरान की गवर्नमेंट को चैलेंज करना है, ईरान के जो सिस्टम है उसको चैलेंज करना है। क्योंकि जो रेवोल्यूशन है ईरान की, वो काफ़ी थ्रेटनिंग है यूनाइटेड स्टेट्स के लिए, क्योंकि जाहिर सी बात है यूनाइटेड स्टेट्स ने डिक्टेटर्स को इतना सपोर्ट किया हुआ है, पूरे रीजन के अंदर कंट्रोल मेंटेन करना चाहता है, और ईरान इसके स्टॉन्चली खिलाफ है। तो ये प्रेशर तब तक नहीं रुकेगा जब तक ये इसको डिसमेंटल नहीं कर देते कम्प्लीटली। या तो सपोर्ट का जो रेवोल्यूशनरी सपोर्ट है उसका डिसमेंटल नहीं कर देते, या तो जब तक ईरान की गवर्नमेंट चेंज नहीं हो जाती, जो कि दोनों केसेस आपके सामने हैं कि क्या हुआ है। रेजिम चेंज की जो बात करते हैं, तो बहरहाल इस चीज़ को अभी कह रहे हैं कि 2 महीने बाद दोबारा, 2 महीने के अंदर अंदर दोबारा अटैक हो सकता है इसराइल की तरफ से, क्योंकि नेतन्याहू के ऊपर प्रेशर बहुत है। अपनी लोकल जो उनके ट्रायल्स हो रहे हैं, अभी जो ट्रायल एक्सटेंड हुआ था वो भी इसी बुनियाद पे हुआ था कि ईरान के साथ बिजी हैं नेतन्याहू साहब। तो इस चीज़ के ऊपर बेसिस बना के हो सकता है दोबारा इसराइली गलती करे अटैक करने की। वो तो खैर करे, लेकिन मुझे बताएं, ईरान ने तो जिस तरह रिटेलिएट किया, जवाबी कार्रवाई की, सबने दुनिया ने देख ली, और वो तो इसको ये समझते ही नहीं। अगर उनका जितना भी नुकसान हो रहा है, वो ये कहते हैं कि भाई हम तो अब जंग कर रहे हैं, और हक और बातिल की जंग है जी। एक कॉन्सेप्चुअली यही चीज़ है ना वहाँ पर। तो ये तो करके देख लिया यूएस ने, इसराइल ने भी, दोबारा ऐसा करेंगे, दोबारा रिटेलिएशन होगा, वो तबाह कर देंगे ईरान को ज़्यादा, और क्या होगा। लेकिन रजीम चेंज की जो बात है, जब तक वो नहीं होगी, उनके मकासद पूरे नहीं होंगे। तो ये कैसे, यानी कैसे ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं यूएस प्रेसिडेंट, या फिर कि रजीम चेंज कर लेंगे वो बूट्स ऑन ग्राउंड आए बगैर? देखें, बूट्स ऑन ग्राउंड भी अगर हो जाता है तो रजीम चेंज की पॉसिबिलिटी बहुत कम है मेरी नज़र में, क्योंकि जब ईरान की रेवोल्यूशन आई थी नई और सद्दाम ने जंग कर दी थी ईरान के साथ, 1980 से लेकर 1988 तक जंग चली ईरान और इराक की, और उस वक्त तो ईरान बिल्कुल ही, जिसे कहते हैं ना, नया उनका सिस्टम बना था। जब उस वक्त वो शिकस्त दे सकते हैं सद्दाम को, एंड सद्दाम हैड द सपोर्ट ऑफ रशिया का भी सपोर्ट था, बाकी वेस्टर्न पावर्स का भी सपोर्ट था, तो जब उस वक्त शिकस्त दे सकते हैं तो इसराइल को तो हैंडल करना कोई मसला ही नहीं, क्योंकि इसराइल तो इतने से 22,000 किलोमीटर के रकबे के ऊपर कब्जा करके वो गाजा को, देखें ना आप, अल-कस्साम ब्रिगेड्स को नहीं हरा पा रहे वो वहाँ पे। तो क्या बूट्स ऑन ग्राउंड करके यूनाइटेड स्टेट्स अगर आ भी जाए, तो बूट्स ऑन ग्राउंड पे क्या फर्क हो जाएगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी वो अफगानिस्तान वाली सूरत हाल, और वो जो उन्हें फेस करना, अफगानिस्तान की सूरत हाल तो अलग है। देखें, ईरान और अफगानिस्तान बहुत अलग है, वो तो है, फर्क है, लेकिन देखिए ईरान आखिरकार रिट्रीट करना ही पड़ा ना, महसूस रिट्रीट करना ही पड़ा बिल्कुल। अगर आते हैं तो एंट्री भी नहीं मिलेगी उनको, क्योंकि जो पब्लिक सपोर्ट है फॉर द गवर्नमेंट और पब्लिक सपोर्ट है फॉर द रेवोल्यूशनरी सिस्टम,
वो बहुत ज़्यादा है। वॉलंटियर्स इनके पास कहते हैं कि 16 लाख तक के करीब अनऑफिशियली कहा जाता है कि वॉलंटियर्स हैं, और मिलिट्री ट्रेनिंग मैंडेटरी है ईरान के अंदर कि आपको मिलिट्री ट्रेनिंग करनी है। अच्छा, मुझे बताएं कि अब हिकमत अमली के तौर पर अगर देखा जाए, ईरान की ये जो मतलब कहा जाता है, और इस तरह के बहुत से लोग ये कहते हैं कि भाई प्रॉक्सीज चल रही हैं, और गाज़ा में जो सपोर्ट है, फ़लस्तीनियों को जो सपोर्ट है हिजबुल्लाह के ज़रिए और दीगर लबनान वगैरह, तो ये ईरान पर इस अटैक से एटलीस्ट ये अचीव उन्होंने कर लिया कि ये टेंटिकल्स ईरान के यहाँ तक अभी नहीं आ पा रहे हैं, और उन्हें बड़ा आसान हो गया कि गाज़ा एक बड़ा बहुत ज़्यादा वल्नरेबल हो गया। तो क्या ऐसी सूरत हाल बनती हुई देख रहे हैं आप? जीरो सम गेम में फायदा जहां हो रहा है एक पार्टी को, दूसरी को नुकसान हो रहा है, वहीं पे काउंटर बैलेंस भी देखना होता है किस तरीके से बन रहा है। देखिए, बिल्कुल बात सही है कि ईरान की कहीं ना कहीं इफेक्ट हुआ है, हिजबुल्लाह के ऊपर भी इफेक्ट हुआ है, सीरिया के ऊपर भी इफेक्ट हुआ है, क्योंकि सीरिया के अंदर भी गवर्नमेंट चेंज हो गई। बट एट द सेम टाइम, लेकिन वो चेंज होने के बाद अटैक हो गया, वो ये हैरान को नहीं है? बिल्कुल, देखें अपनी गवर्नमेंट एट द सेम टाइम रियलाइजेशन, जो यमन में आप हुतियों को देख लें कितना स्ट्रांगली यूनाइटेड स्टेट्स ने तो बोल दिया ना हुतियों को कि आप अपना देखें, हम अपना देखेंगे, आप हमें अटैक नहीं करें, हम आपको अटैक नहीं करेंगे 2024 में। और अभी भी सीरिया का देख लें किस तरीके से इजराइल ने सॉवरेंटी वायलेट की है सीरिया की, और किस तरीके से धोखा दिया है शरा साहब को। तो बदलती रहती हैं चीज़ें, लेकिन बहरहाल ईरान का जो इन्फ्लुएंस है रीजन के अंदर वो आई थिंक कम नहीं हुआ है अभी भी, किसी हद तक और ज़्यादा मजबूत सपोर्ट आना शुरू हो गई है, और ग्रुप्स दोबारा रीएक्टिवेट हो रहे हैं रीजन्स के अंदर। और आई वुड से कि ये चीज़ आगे वक्त ही बताएगा कि कितने लॉन्ग टर्म ट्रांजिशन होता है ईरान की पावर में इन द रीजन। लेकिन टेंटिकल्स जो आप कह रहे हैं, टेंटिकल्स का आई डोंट थिंक डिसमेंटलिंग हुई है, इवन दो हिजबुल्लाह को नुकसान हुआ है, इवन दो बशार अल असद जो है वहाँ से चले गए, हुतीज़ ने काउंटर बैलेंस कर दिया। सऊदी अरब के साथ दोस्ती अच्छी हो गई ईरान के साथ। ईरान पहले आइसोलेटेड था बहुत ज़्यादा, लेकिन अब ईरान का जो इंटरनेशनल सपोर्ट है वो बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। लेकिन आप समझ रहे हैं सऊदी अरब के साथ वाकई, क्योंकि देखें ना कि इसराइल को इब्राहिम अकॉर्ड, इसराइल को तस्लीम करना, डोनाल्ड ट्रंप जब सऊदी अरब आए और वो सारा आपने देखा, यूएई में मनाजिर देखे सारे, तो ये है प्रैक्टिकल बात है। अक्सर हम देख, ये हो नहीं सकता, मुमकिनात में से नहीं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, थियोरेटिकली बिल्कुल समझ में देख सकते हैं कि हाँ ठीक है बातचीत हो रही है, लेकिन अब प्रैक्टिकली भी पब्लिक का प्रेशर भी तो मैटर करता है। आप ये देखें सऊदी या वो एनलाइटेड मॉडरेशन की तरफ जो सऊदी चला गया, सऊदी अरब और टर्की, ये मुसलमान ममालिक के जो लीडर के तौर पे भी देखे जाते हैं ना कंट्रीज से। बिल्कुल, क्या प्रेसिडेंट होगा कि गाजा के अंदर मासूम बच्चे, औरतें, खवातीन, मर्द, लोगों को मारा जा रहा है, मैसेकर किया जा रहा है, जेनोसाइड किया जा रहा है? क्या प्रेसिडेंट बनेगा अगर अभी इस वक्त सऊदी अरब इजराइल के साथ नॉर्मलाइज करे रिलेशंस? आई डोंट थिंक कि नॉर्मलाइज करेगा। अगर करता है तो उनके ऊपर परसेप्शन बहुत बुरा आएगा, और यही परसेप्शन है जिसने ईरान और सऊदी अरब को आई थिंक करीब कर दिया एक दूसरे के साथ। तो प्रैक्टिकली भी नजर आ रहा है, अब सऊदी अरब भी आहिस्ता आहिस्ता समझ रहा है कि उनकी डिपेंडेंसी बहुत ज्यादा हो गई यूनाइटेड स्टेट्स के ऊपर और वेस्ट के ऊपर, और अब ईरान के साथ ताल्लुकात बेहतर करना उनके अपने इंटरेस्ट में, तो प्रैक्टिकली इंटरेस्ट भी मैच करते हैं दोनों के। और ये रशिया के किरदार को आप कैसे देख रहे हैं? फिर चाइना भी जाहिर है इसमें एक है तो बड़ा फैक्टर है। जो मेरी जाती राय है वो ये है कि रशिया और, क्योंकि देखिए मैं इस सवाल को मुकम्मल करूं, यूएस एक बार फिर वही रिपीट हो रहा है, वही एपिसोड रिपीट हो रहा है कि यूएसएसआर को भगाने के लिए यूएस आया, यूएस को निकाला अफगानिस्तान ने, लेकिन यूएस के जो यहाँ स्ट्रेटेजिक जो उसके मफादात है ना, ठीक है, वो जो स्ट्रेटेजिक डेप्थ है उसकी, वो चाहता है कि वह कायम रहे, उसकी वजह से वो दोबारा आया अपना इन्फ्लुएंस चलाने के लिए। लेकिन अब यहाँ पर चाइना बड़ा लीडर हो गया। चाइना का आई वुड से बहुत लीडिंग किरदार है। J-10 जो तैयारे हैं चाइना के, उनको भी खरीदने की अभी बात चल रही है ईरान की। रशिया के साथ भी अभी जो इनका S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम जो पहले आना था, बहरहाल वो नहीं आया, लेकिन बहरहाल उसके ऊपर भी प्रेशर स्टार्ट हो गया कि वो दें। इंटरनेशनली भी यूक्रेन के अंदर जो मामला चल रहे हैं रशिया के, उसकी वजह से रशिया थोड़ा सा फंसा हुआ है। और आपने देखा होगा कुछ दिनों पहले कि रशिया के ऊपर, यूक्रेन के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगा दी आर्म्स की सेलिंग की यूनाइटेड स्टेट्स की। बिल्कुल, तो सोचने वाली बात है, तबसरा करने वाली बात है कि क्यों हो रहा है ऐसा, कि रशिया के ऊपर से एकदम कूल डाउन पीरियड यूनाइटेड स्टेट्स ने स्टार्ट कर दिया है। लेकिन अभी दोबारा बयानात बड़े सख्त हैं पुतिन के बारे में, और फिर उन्होंने यूक्रेन के लिए वो डिफेंस सिस्टम भी दोबारा स्टार्ट कर दिया। तो बहरहाल अब दुनिया रियलाइज कर रही है। चाइना इस पे आई वुड से एक ही डायरेक्शन में रहा है, रशिया आई वुड से आगे पीछे हुआ है यूक्रेन की वजह से, बट आई वुड से लॉन्ग टर्म में चाइना कैन प्ले अ वेरी सिग्निफिकेंट रोल। ये आप मुझे बताएं ब्लॉक्स कैसे बनाते हैं? जैसे कहते हैं ना दुनिया में नए ब्लॉक्स बन रहे हैं, तो आप इस खित्ते को देखें और यूएस और यूरोप को देखें, तो क्या क्या ब्लॉक्स बनते हैं आपके जहन में? दोस्त का दोस्त है, वही वाली मिसाल। यानी कैसे? चाइना, पाकिस्तान, पाकिस्तान, रशिया, ईरान, ये एक साइड पे, टर्की भी होपफुली आ जाए, सऊदी अरब भी आ जाए, बट चाइना, पाकिस्तान, ईरान, रशिया आई वुड से एक स्ट्रॉन्ग ब्लॉक बनने वाला है, बन रहा है। तो इसमें हिकअप इंडिया नहीं है बीच में? हिकअप बिल्कुल इंडिया है, लेकिन चाइना अब कोशिश कर रहा है कि किसी तरीके से पाकिस्तान, इंडिया
और ईरान, इन तीनों का जो थोड़ा सा जो इन्वायरमेंट बन गया है नेगेटिव, उसको किसी तरीके से स्टेबलाइज किया जाए, उसको किसी तरीके से अच्छा किया जाए ताकि यूनाइटेड रहें अगेंस्ट द इंपीरियल पावर्स। तो आई वुड से देखें, कहीं पे दोस्ती भी होती है दुश्मन ममालिक की। रशिया और यूएस फॉर एग्जांपल न्यूक्लियर वेपन्स के ऊपर एक तरीके से यूनाइटेड नेशंस में आप कह सकते हैं दोस्त हैं। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी से 5 कंट्रीज को अलाउ करता है ऑफिशियली कि वो न्यूक्लियर वेपन्स रख सकें। तो आप देखिएगा रेजोल्यूशन जब आएगी तो रशिया और यूनाइटेड स्टेट्स एक साथ बैठे होंगे। जरा मुल्क की वफादार तो ऐसे ही होते हैं, है। इंटरेस्ट जो। एक चीज मुझे और बताएं कि ये जहन से मेरे अभी बात निकल गई, बड़ी इंपॉर्टेंट बात जहन में आ रही थी। पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में हमें बात करना चाह रहा था। पाकिस्तान ने हमेशा देखें इंडिया की तरफ से इन्फिल्ट्रेट होता है, बलूचिस्तान में दरअंदाजी की जाती है और उनके स्लीपर सेल्स काम करते हैं। हमने पकड़ा भी कुलभूषण। इसी तरह ईरान से भी हमने काफ़ी हमें कंसर्न्स है और वो इंडिया के साथ उसके टाइज। तो अब क्या ईरान में जो ये सिनेरियो बना है, इसके बाद रियलाइजेशन आई है पाकिस्तान को लेकर? या देखें, ईरान का दुश्मन है अमेरिका। अमेरिका के साथ हमारी बातचीत अच्छी है। पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात बुरे हैं, ईरान और इंडिया के ताल्लुकात अच्छे हैं। इसका आई वुड से बहुत सारे रीज़न ये भी है कि इंडिया तेल खरीदता है ईरान से, ऑयल खरीदता है। इंडिया और ईरान के अंदर इन्वेस्टमेंट्स के मुआहदे भी हुए हुए। पाकिस्तान की तरफ भी हाथ बढ़ा हुआ है ईरान का, और पाकिस्तान ने भी अपना हाथ बढ़ाया हुआ है ईरान की तरफ। गैस पाइपलाइन का मुआहदा आपके सामने है। हमारे पास तो शॉर्टेज है, इनफैक्ट अच्छा हो अगर ये प्रोजेक्ट हो जाए, अल्लाह करे। बट उम्मीद यही है कि जो अभी हुआ है उसके बाद पाकिस्तान और ईरान के ताल्लुकात अच्छे होंगे। लेकिन बहुत सारा प्रेशर हमारे ऊपर भी है, पाकिस्तान के ऊपर भी और ईरान के ऊपर, दोनों के ऊपर बहुत सारा प्रेशर है कि किसी तरीके से जो है वो पाकिस्तान भी सैंक्शन से बचना चाह रहा है। और लेकिन पाकिस्तान का जो रोल है वो बहुत पॉजिटिवली देखा जा रहा है ईरान के अंदर। बहुत ज़्यादा सपोर्ट पाकिस्तान ने किया, तशक्कुर का इज़हार भी किया उस वक्त। बिल्कुल, पार्लियामेंट के अंदर आपने देखा कि पाकिस्तान को बिल्कुल अप्रिशिएट किया गया। और पाकिस्तान, अभी पेजिशकियान साहब की वीडियो भी है कि वो उठे और जाके शहबाज शरीफ साहब के साथ बैठ गए। तो बिल्कुल गवर्नमेंट लेवल पे बिल्कुल आई वुड से बड़ी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है इस वक्त पाकिस्तान और ईरान के बीच में। एंड आई थिंक ये चीज़ पॉजिटिवली आगे होपफुली प्रैक्टिकली बस मुझे लास्ट में ये बताएं कि मुश्तरका तौर पर क्या मैसेज वेस्ट में जाना चाहिए, यूएस में जाना चाहिए, अमेरिका में जाना चाहिए इस खित्ते के ममालिक का? चले कोई ना हो आपके साथ, तो इस्लामी ममालिक तो एक मुश्तरका तौर पर कोई मैसेज दे सकते हैं ना? मेरे ख्याल में अभी जो मैसेज अमेरिका को जा रहे हैं वो उनकी अपनी आवाम की तरफ से जो है वो इतना ही काफ़ी है कि उनकी अपनी आवाम इतना वोकल हो गई है। यूएस के अंदर इस वक्त बहुत ज़्यादा पोलराइजेशन हो गई है। यूएस के अंदर इस वक्त जो लिबरल फ्रंट है, जो डेमोक्रेटिक फ्रंट है, क्योंकि मीडिया तो जाहिर है सबके पास सोशल मीडिया का दौर है और मीडिया अवेलेबल है, तो आई वुड से कि मैसेज यही जा रहा है कि सुधर जाए, वरना जाहिर सी बात है आपके अपने ही लोग, क्योंकि गाजा के अंदर जो हो रहा है वो छोटी बात बिल्कुल ऐसे नहीं, जेनोसाइड हो रहा है, जाहिर है बुनियादी इंसानी। बहुत शुक्रिया जॉन हुसैन साहब, आपने वक्त दिया और ये सारे खित्ते में जो हालात वाक़यात हैं बहुत ही कम वक्त में समअप किया आपने। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया।